ओके, लेट्स कंटिन्यू और डिस्कशन ऑन टुडेस टॉपिक। ये हमारे पास काफी इंपॉर्टेंट डिस्कशन है। बेसिक डिस्कशन भी है और साथ इसमें हम क्लिनिकली भी इसको लेके चलेंगे। एबीओ ब्लड ग्रुपिंग, कैसे कैसे हमारे पास ब्लड ग्रुपिंग होती है, ठीक है। और हमारे पास अगर ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन होते हैं वो किस तरह के होते हैं, ये चीज हमने पढ़नी है आज, ठीक है। ओके, सबसे पहले हम देखते हैं एबीओ ब्लड ग्रुपिंग होती क्या है। हमारे पास एबीओ ब्लड ग्रुप जो है, चार तरह के ब्लड ग्रुप हमारे पास आते हैं ह्यूमन बीइंग्स में, ठीक है। वो कौन कौन से आते हैं, ये डिवाइड होते हैं किसमें, डिवाइडेड इनटू फोर ग्रुप्स, ठीक है। हमारे पास एक ब्लड ग्रुप होता है ए बी, ठीक है। एक हमारे पास होता है ब्लड ग्रुप ए, एक हमारे पास होता है ब्लड ग्रुप बी, एक हमारे पास होता है ब्लड ग्रुप ओ, ठीक है। ये चार हमारे पास ब्लड ग्रुप्स होते हैं। कल वाले लेक्चर की डिस्कशन से आपको याद होगा, मैंने आपको बताया था कि हमारे पास ऑलमोस्ट 80% वर्ल्ड पॉपुलेशन ऐसी है जिसमें हमारे पास जो आर एच हमारे पास एंटीजन है, रिहर्सस एंटीजन जिसको हम कहते हैं, वो 80% पॉपुलेशन के पास होता है, ठीक है। तो हमारे पास अगर 80% पॉपुलेशन में आर एच एंटीजन होगा तो हमारे पास वो कौन सा ब्लड ग्रुप के लाएगा, उनमें क्या आएगा, ए बी के साथ पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव आएगा, जिनके पास एंटीजन होता है। कल मैंने पॉजिटिव। हाँ, ठीक है। उनके पास हमारे पास आर एच एंटीजन जिनके पास होता है उनके पास हमारे पास पॉजिटिव ब्लड ग्रुप होता है, जिनके पास आर एच एंटीजन नहीं होता उनके पास ब्लड ग्रुप नेगेटिव होता है। इस चीज की समझ लगी आपको, ठीक है। हमारे पास चार टोटल ब्लड ग्रुप्स है, ठीक है। यस सर। और इसका क्या होता है? ये तो आर एच की बात है, फिर आर एच पॉजिटिव और नेगेटिव में क्या होता है? आपको बताता हूँ, जो जो लोग आर एच एंटीजन को कैरी करते हैं उनका हमारे पास ब्लड ग्रुप पॉजिटिव आता है, ठीक है। और 80% पॉपुलेशन ऐसी है जिसका ब्लड ग्रुप पॉजिटिव है, जिसके पास आर एच एंटीजन मौजूद है, ठीक है। और जो हमारे पास जिनके पास आर एच एंटीजन नहीं होता वो हमारे पास सारे नेगेटिव होते हैं। जैसे कि 20% पॉपुलेशन जो है उसमें हमारे पास आर एच नेगेटिव ब्लड है। हो गया क्लियर कंसेप्ट। यस सर। आगे आपको इसकी मैं जैसे जैसे ब्लड ग्रुप बनते हैं मैं आपको वो भी चीज समझाता हूँ, ठीक है। अब आगे हम इसकी थोड़ी सी बेसिक्स देख लेते हैं एबीओ ब्लड ग्रुपिंग की। हमारे पास बेसिक्स में होते हैं दो जीन्स, ठीक है। ये दो जीन्स होते हैं, ठीक है। एक हमारे पास हो गया जीन ए, एक हमारे पास हो गया जीन बी, ठीक है। ये हमारे पास दो जीन्स आ गए, ठीक है। जिस टाइम पे हमारे पास एट द टाइम ऑफ कंसेप्शन, कंसेप्शन के टाइम पे हमारा जो ब्लड ग्रुप है ना वो उस टाइम पे डिटरमिन होता है कि इसका ब्लड ग्रुप क्या होना चाहिए, ठीक है। उस टाइम पे हमारा ब्लड ग्रुप डिटरमाइन होता है बॉडी में, ठीक है। हमारे पास अगर तो उसको अपनी इनहेरिटेंस से या विरासत में जीन ए और जीन बी दोनों मिल जाए, ठीक है, तो उसका ब्लड ग्रुप क्या बनेगा, ब्लड ग्रुप ए बी, ठीक है। इस बच्चे का ब्लड ग्रुप बनेगा ए बी, ठीक है। ये केस हो गया ए बी का, ठीक है। उसके बाद हमारे पास यही दो जीन्स अगर विरासत में उसको जीन ए मिल गई फादर की तरफ से, जीन ए मिल गई मदर की तरफ से, ठीक है। एक ये सिनेरियो आ जाता है, इसमें हमारे पास इसको हम ऐसे लिख लेते हैं ए और ए, ठीक है। और एक सिनेरियो हमारे पास किस तरह का और आ सकता है कि या तो उसको फादर से जीन ए मिली और मदर से उसको विरासत में कुछ भी नहीं मिला, ठीक है।
इसको हम जीरो या ओ लिख लेंगे, जीरो लिख लेते हैं या नो जीन लिख लेते हैं इसको। ठीक है, लेट्स सपोज इसको नो जीन लिख लेते हैं। ठीक है, इसको हम लिखेंगे इस तरह, A0। ठीक है, अब इस केस में हमारा ब्लड ग्रुप कौन सा बनना चाहिए, आप लोग बताओ। ए। हाँ, ए ब्लड ग्रुप। हमारे पास बनेगा ब्लड ग्रुप ए। ठीक है, कॉन्सेप्ट की समझ आ गई है। नेक्स्ट हमारे पास एक और सिनेरियो, हमारे पास जीन उसको मिली फादर से जीन बी, मदर से भी मिली जीन बी। एक सिनेरियो ये आ गया। इसके अलावा यहाँ तो उसको फादर से जीन बी मिल गई और मदर से उसको विरासत में कुछ भी ना मिला। ठीक है, इसको नो ही कर लेते हैं दोबारा। ठीक है, हमारे पास इसको हम लिखेंगे बी बी और इसको बी जीरो। इस केस में हमारा ब्लड ग्रुप कौन सा बनेगा, बी। बी। इस केस में हमारा ब्लड ग्रुप बनेगा बी। ठीक है, लास्ट में हमारे पास एक और सिनेरियो आ जाता है कि फादर और मदर से उस बच्चे की विरासत में कुछ कोई चीज नसीब नहीं होती। ठीक है, नीदर जीन ए नॉर जीन बी, मतलब उसको दोनों ही जीन्स नहीं मिली। इस केस में ब्लड ग्रुप कौन सा हो सकता है हमारे पास, ओ। हाँ, इस केस में इसका ब्लड ग्रुप होगा ओ। ठीक है, इस कॉन्सेप्ट की समझ लगी आपको, कैसे कैसे ब्लड ग्रुप्स हमें मिलते हैं हमारी इनहेरिटेंस में। ठीक है, आगे चलें। आगे हमारे पास स्टार्ट हुआ कि ये जीन्स ए और बी ये बेसिकली है क्या, ये कैसे कैसे हमारे पास जो ब्लड ग्रुप्स हैं इनको डिटरमाइन करती हैं। ठीक है, बेसिकली हमारे पास जीन ए और जीन बी का मैकेनिज्म ये होता है। पहले इसका मैकेनिज्म समझ लें, बाकी फिर आपको चीजें समझाता हूँ। इसका मैकेनिज्म इस तरह का होता है, हमारे पास जो ह्यूमन आरबीसीज है ना, ये एक्सप्रेस करते हैं कुछ एंटीजन्स को। ठीक है, इट एक्सप्रेस, ये कुछ एंटीजन्स को एक्सप्रेस करते हैं जिनका नाम होता है एलो एंटीजन्स। ठीक है, इनको हम कहते हैं एलो एंटीजन्स। ठीक है, ये हमारे पास एंटीजन वो एंटीजन होते हैं जो हमारे पास हमें स्पीशीज, जो हमारी एक मतलब स्पीशीज है ह्यूमन बीइंग। ठीक है, इसको हर एक इंडिविजुअल को इसमें से डिफरेंशिएट करते हैं। ठीक है, मतलब हमारे पास अगर जो ए अगर जीन है हमारे पास, ठीक है, हमारे पास जो और बंदा होगा, जैसे मेरा ब्लड ब्लड ग्रुप फॉर एग्जांपल ब्लड ग्रुप ए है। ठीक है, आपका ब्लड ग्रुप बी है, ये हमारे पास ये एलो एंटीजन है जो हमें एक दूसरे के खिलाफ डिफरेंशिएट करवा रहे हैं। ठीक है, ये एलो एंटीजन हमें डिफरेंशिएट कराते हैं अमंग ह्यूमन बीइंग्स। ठीक है, इस चीज की समझ आई, ये एलो एंटीजन ही हैं जो हमारे सारे सबके ब्लड ग्रुप्स को डिफरेंशिएट कराते हैं। अभी डिफरेंशिएट कराते कैसे हैं, कैसे कैसे हमारे पास ब्लड ग्रुप्स जो हैं वो हमारे पास बनते हैं और क्यों हम इन्हें ब्लड ग्रुप ए कहते हैं बी कहते हैं, अभी इस चीज को हमने समझना है। ठीक है, हमारे पास जो जीन ए और बी है, ए एंड जीन बी, नॉर्मली मैं आपको पहले एक चीज समझा दूं। हमारी जो ये बनी होती है ना, हमारे पास जो एंटीजन्स बने होते हैं ऑलरेडी बॉडी में। ठीक है, ये हमारे पास बने होते हैं किस चीज के, एन एसिटाइल ग्लूकोजामीन। ठीक है, उसके बाद एक होता है क्या चीज, ग्लैक्टोज। एक होता है हमारे पास फ्यूकोज। ये हमारे पास ना एक पॉलीसेकेराइड चेन होती है। ठीक है, हमारे पास जो जीन ए और जीन बी है, ये हमारे पास करती क्या है, इट एड्स अ शुगर इन एन एग्जिस्टिंग पॉलीसेकेराइड चेन। ठीक है, हमारे पास जो एग्जिस्टिंग पॉलीसेकेराइड चेन है वो ये वाली है, जो मैंने नीचे लिखवाई है आपको।
ये हमारे पास एक एग्जिस्टिंग पॉलीसेकेराइड चेन है, ठीक है। अब ये एक नॉर्मल चेन हमारे बॉडी में मौजूद होती है, ठीक है। हमारे जीन ए और बी ने करना क्या है, अपना अपना एंटीजन उस पे लाने के लिए, ठीक है। हमारे पास ये एक एक ये जीन अपनी शुगर ऐड करेगा इसके अंदर, ठीक है। ये जीन अपनी शुगर ऐड करेगा इसमें, तो ये हमारा एक एंटीजन कहलाया जाएगा किसी स्पेसिफिक नाम से, ठीक है। इस चेन को क्या कहते हैं, इसको मैं आपको बाद में बताता हूँ, आप कंफ्यूज ना कर देना, ठीक है। हमारे पास अगर तो केस हो ब्लड ग्रुप ए बी का, इसमें हमारे पास क्या होता है, जीन ए जो है इसने ऐड करना होता है इस एग्जिस्टिंग पॉलीसेकेराइड चेन में एक और एन एसिटाइल ग्लूकोजामीन, ठीक है। एक इसने ये ऐड कर दिया, ठीक है। जीन बी ने क्या किया, क्योंकि ब्लड ग्रुप ए बी है, आपको ऊपर से कॉन्सेप्ट समझ आ गई होगी कैसे कैसे कौन कौन सा ब्लड ग्रुप बना है, ठीक है। जीन बी ने क्या ऐड किया इसमें, एक और ऐड किया ग्लूकोजामीन, ठीक है, इस एग्जिस्टिंग पॉलीसेकेराइड चेन में। अब हमारे पास पहले थे कितने, ये तीन टोटल हमारे पास एक चेन में थे, शुगर से, एक पॉलीसेकेराइड चेन में, ठीक है। जीन ए ने क्या किया, एक और एन एसिटाइल ग्लूकोजामिन ऐड कर दी। जीन बी ने क्या किया, एक और ग्लूकोजामिन ऐड कर दिया, ठीक, सॉरी ग्लूकोजामिन नहीं, ये ग्लैक्टोज है, ग्लैक्टोज, ये है ग्लैक्टोज हमारे पास। अब हमारे पास टोटल कितनी शुगर्स होगी, एक, दो, तीन, चार और पांच, ठीक है। इस पांच शुगर वाली पॉलीसेकेराइड चेन को हम क्या नाम देंगे, ए बी एंटीजन, ठीक है। इसको हम क्या नाम देंगे, ए बी एंटीजन का। समझ लगी आपको कि रिपीट कर दूं दोबारा, यस सर, रिपीट कर दें। रिपीट कर दूं, ठीक है। हमारे पास नॉर्मली एक पॉलीसेकेराइड चेन जो है वो ये है, हमारे पास तीन शुगर्स पे मबनी जो है, ठीक है। इसकी समझ लगी आपको, ठीक है। यस। अब हमारे यस। पास जो ब्लड ग्रुप ए बी है ना, इसमें होता ही है हमारे पास जो जीन ए है हमारे पास, उसने एक और एन एसिटाइल ग्लूकोजामिन ऐड करना है, ठीक है। और जीन बी जो है इसने एक और गलेक्टोज ऐड करना है, मतलब हमारे पास इस पूरी चेन में दो शुगर्स और ऐड हो गई, यहाँ पे एक ये वाली और एक ये वाली, ठीक है। हमारे पास ये पांच शुगर पे मबनी जो पॉलीसेकेराइड चेन है, इसको हम क्या नाम देंगे, ए बी एंटीजन का। समझ लगी इसकी अभी, यस। ठीक है। आपने ये याद रखना है, जो ब्लड ग्रुप हमारे पास होता है, ठीक है, जैसे ए बी ब्लड ग्रुप है उस पे होगा ए बी एंटीजन। इस ए बी एंटीजन को बनाने के लिए हमें क्या क्या चाहिए वो आपके सामने है, ठीक है। समझ लगी आपको। नेक्स्ट हमारा ब्लड ग्रुप हम लिखते हैं इसमें, ब्लड ग्रुप ए, ठीक है। अब इस केस में आप लोग बताओ हमारे पास क्या होगा, ये हमारे पास था ब्लड ग्रुप, इसमें या तो हमारे पास फादर मदर दोनों से ए जीन मिल गई, या हमारे पास एक फादर से मिल गई और मदर से में कुछ ना मिला, ठीक है। अब यहाँ पे कौन कौन सी जीन क्या क्या ऐड करेगी मुझे ये बताओ। सिर्फ जीन ए ऐड करेगी एन एसिटाइल हाँ, ग्लूकोज। एन एसिटाइल को वेरी गुड, वेरी गुड। ग्लूकोज। जीन ए जो है वो सिर्फ हमारे पास क्या ऐड करेगी, एन एसिटाइल ग्लूकोजामीन, ठीक है। ये जब ऐड करेगी इसको, तो हमारे पास क्या बन जाएगा ये, ए एंटीजन। हाँ ये हमारे पास बनेगा ए एंटीजन, ठीक है। इसकी भी समझ आ गई आपको। नेक्स्ट हमारे पास आया जी ब्लड यस। ग्रुप बी, ठीक है। इस केस में हमारे पास वही सेम जो चीज ऊपर हमने लिखी थी, यहाँ तो हमें फादर मदर दोनों से मिलेंगे, यहाँ सिर्फ फादर से मिल गया, मदर से कुछ ना मिला, ठीक है। इसमें हमारे पास जीन बी क्या ऐड करवाएगी, ग्लूकोज। हाँ जीन बी ऐड करवाएगी सिर्फ ग्लेक्टोज को, ठीक है। ये हमारे पास बनाएगी क्या, बी एंटीजन। ये हमारे पास बनाएगी बी एंटीजन,
अब ये तो जी सारा कुछ आपने समझ लिया। ठीक है, अब आया हमारे पास लास्ट ब्लड ग्रुप, वो कौन सा था? ब्लड ग्रुप ओ। ठीक है, इस केस में क्या होगा? कुछ भी नहीं ऐड होगा। हाँ जी, इसमें कुछ भी नहीं ऐड होगा। हमारे पास जो ये एक चेन थी, इसको हम नाम देते हैं, इस चेन को क्या नाम देते हैं? इसको हम देते हैं नाम एच एंटीजन का। ठीक है, हमारे पास जो ब्लड ग्रुप ओ में होता है वो होता है एच एंटीजन। इसमें कोई और चीज ऐड नहीं होती। ये था जी हमारे पास ब्लड ग्रुप का सारा मैकेनिज्म, कैसे कैसे हमारे पास ब्लड ग्रुप्स बने। ठीक है, और किस किस तरह बनते हैं, एक बार इसको जल्दी जल्दी रिपीट करते हैं आगे से, फिर इसका ट्रांजिशन रिएक्शन देखते हैं। ठीक है, हमारे पास चार तरह के ब्लड ग्रुप होते हैं, ए बी और ब्लड ग्रुप ओ। ठीक है, उसके बाद हमारे पास जो जीन ए जीन बी जो है ये मिलके बनाती है ब्लड ग्रुप ए बी। ठीक है, जीन ए और ए मिलके, या जीन ए सिर्फ मदर से उसको नाम मिले, हमारे पास बनाती है ब्लड ग्रुप ए। इसी सेम सिनेरियो के साथ हमारे पास बनता है ब्लड ग्रुप बी। और ब्लड ग्रुप ओ में हमारे पास ना तो जीन ए होती है ना जीन बी मिलती है इनहेरिटेंस में बच्चे को, तो हमारे पास ये बनता है ब्लड ग्रुप ओ। ठीक है, हमारे पास बेसिकली एलो एंटीजन जो हैं ह्यूमन आरबीसीज के ऊपर ये एक्सप्रेस होती हैं, जिसकी वजह से हमारे पास ये डिफरेंशिएट होते हैं अमंग इंडिविजुअल्स ऑफ सेम स्पीशीज, जैसे कि ह्यूमन बींग्स के अंदर। ठीक है, हमारे पास ब्लड ग्रुप्स के अंदर जब हमने देखा कि कैसे कैसे ब्लड ग्रुप्स के ऊपर एंटीजन्स आते हैं, हमारे पास जो जीन, ये एक नॉर्मल पॉलीसेकेराइड चेन थी हमारे पास। जीन ए और बी जो है ये करते हैं क्या, एक एक शुगर ऐड करते चले जाते हैं और अपना अपना एंटीजन इसको देते जाते हैं। जब हमारे पास ए और बी दोनों अपने अपने एंटीजन ऐड करेंगे तो हमारे पास ए बी एंटीजन बनेगा। जब हमारे पास ब्लड ग्रुप ए जो है सिर्फ एंटीजन इसमें ऐड शुगर ऐड करेगा तो हमारे पास ए एंटीजन बनेगा। जब हमारे पास जीन बी एक एंटीजन ऐड करेगा सिर्फ, तो हमारे पास बी एंटीजन बनेगा। जब दोनों ही एंटीजन जीन्स जो है कुछ ऐड नहीं करेंगे तो हमारे पास एच एंटीजन बन जाएगा। जो हमारे पास ये नॉर्मल चेन थी इसको हमने नाम दे दिया एच एंटीजन का। समझ आ गई आपको? आगे हम चलते हैं ट्रांसफियन रिएक्शंस पे। ठीक है, ये हमारे पास क्या चीज है? ट्रांसफियन रिएक्शंस, इसका एक आपने ना कोर कंसेप्ट याद रखना है। ये क्या, इस ये है क्या चीज? ठीक है, हमारे पास बेसिकली ह्यूमन का जो प्लाज्मा है ब्लड का, ह्यूमन ब्लड प्लाज्मा कंटेन्स एंटीबॉडीज अगेंस्ट एंटीजन विच इज मिसिंग ऑन देयर आरबीसी सरफेस। इसका क्या मतलब हुआ कि हमारे पास जो ब्लड प्लाज्मा है हमारा ह्यूमन का, वो वाली एंटीबॉडी कंटेन करता है उस एंटीजन के अगेंस्ट जो उसकी आरबीसी की सरफेस पे नहीं होती। इसका क्या मतलब हुआ बोला कि हमारे पास अगर ब्लड ग्रुप ए है, ठीक है, तो इसमें हमारे पास जो एंटीबॉडी होगी वो कौन सी होगी? बी एंटीबॉडी। ठीक है, कॉन्सेप्ट समझ आया? ये इसलिए मैंने आपको बोल्ड करके बड़ी सी लाइन लिखवाई है ऊपर कि ये चीज आपने हमेशा याद रखनी है कि हमारा ब्लड प्लाज्मा वो वाली एंटीबॉडीज को कंटेन करता है उस एंटीजन के अगेंस्ट जो उसके आरबीसीज पे मिसिंग होती हैं। ठीक है, हमारी जो एंटीबॉडीज हैं, अगर ए ब्लड ग्रुप है तो उसके ऊपर एंटीबॉडी होगी बी एंटीबॉडी, अगर बी एंटीबॉडी है तो उसके ऊपर एंटीबॉडी होगी ए। बी ओ, ब्लड ग्रुप है तो उसके ऊपर एंटीबॉडी होगी एंटी। A। ठीक है, इस कॉन्सेप्ट की समझ लगी? अब जी लग। ये हमारे पास कैसे कैसे एंटीबॉडीज बनती हैं, आपको क्या लगता है किस तरह एंटीबॉडीज ये बनती होंगी? किसी के पास कोई भी इसकी एग्जांपल हो? कोई आइडिया किसी को? बिल्कुल भी नहीं? आगे हमारे पास जो एंटीबॉडी फॉर्मेशन है ये होती ऐसे है। इ- ओकर ये एक तो हमारे पास होती कब है? बिटवीन 3 to 6 months ऑफ एज। जब हमारे पास बच्चा 3 से 6 महीने का होता है उस टाइम पे एंटीबॉडीज ये बनती हैं।
और बनने की रीजन क्या है, ठीक है। रीजन हमारे पास ये होती है, हमारे पास रीजन ये है कि हमारे पास क्रॉस रिएक्शन होता है। किस तरह? विद सिमिलर फूड और बैक्टीरिया के एंटीजन के साथ, ठीक है। जैसे जैसे बच्चा खाना खाता है, ठीक है, जैसे 6 माह का बच्चा तकरीबन सेरेलैक खाना शुरू हो जाता है, ठीक है, या उसको कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुआ था, ठीक है, वो जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन है वो भी तो कुछ ना कुछ एंटीबॉडीज, वो एंटीजेंस कंटेन करता ही होगा ना, ठीक है। जैसे जैसे वो फूड, वो सेरेलैक जो है कुछ एंटीजन अपने पास कैरी करता है, बैक्टीरिया अपने खिलाफ एंटीजन कैरी करता है, उसके खिलाफ जो बेबी की जो बी सेल्स हैं वो एंटीबॉडीज बनाते हैं, वो ये वाली एंटीबॉडीज बना के उसको सलाह देते हैं कि ये आपके पास एंटीबॉडी नहीं है, ठीक है, ये आपने इसको आपने इसके ऊपर कैरी करना है, ठीक है। इस कॉन्सेप्ट की समझ लगी आपको कि जो एंटीबॉडी आपके पास वो बनती है जो आपके पास एंटीजन नहीं होता, ठीक है, उसके खिलाफ एंटीबॉडी बनती है। मतलब अगर आपका एंटीजन ए है तो आपके पास एंटी बी एंटीबॉडी बनेगी, अगर आपके पास एंटीजन बी है तो आपके पास एंटी ए एंटीबॉडी बनेगी। और ये बनती किस तरह के, 3 से 6 मंथ का जो बच्चा है वो जैसे ही इसको बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है या वो कोई खाना वगैरह खाता है उसके साथ वो क्रॉस रिएक्शन होता है सिमिलर फूड और बैक्टीरिया के साथ, एंटीजन के साथ, उसके उस तरह फिर इसकी ना एंटीबॉडीज बन जाती हैं। इसकी समझ लगी आपको? यस जी लग गई। ठीक है, अब हमारे पास यहाँ पे वही 4 ब्लड ग्रुप्स आए दोबारा, ठीक है। हमारे पास AB, ब्लड ग्रुप ए, ब्लड ग्रुप बी, ब्लड ग्रुप ओ, ये 4 ब्लड ग्रुप्स आ गए हमारे पास। ए के पास तो आपको मैंने बता दिया कि कौन सी एंटीबॉडीज होती हैं, एंटी बी एंटीबॉडीज, ठीक है। बी के पास आई हमारे पास ए एंटी एंटीबॉडी। ए एंटीबॉडीज, ठीक है। हमारे पास जो ए बी है इस केस में क्या होगा? कुछ भी नहीं। हाँ, इस केस में इसके पास कोई एंटीबॉडी नहीं होगी, ठीक है। और हमारे पास ओ ब्लड ग्रुप में क्या होगा? ए बी दोनों। ए बी दोनों एंटीबॉडीज होंगी क्योंकि दोनों ही एंटीजन उसके ऊपर नहीं है, ठीक है। इसके ऊपर एंटी ए और एंटी बी एंटीबॉडीज दोनों होंगी। किसी का कोई क्वेश्चन? नो नो। देखो, कंफ्यूज नहीं होना, आपको मैंने बताया है कि जो एंटीजन होगा उसके खिलाफ एंटीबॉडीज होंगी, कॉन्सेप्ट ये था ना, ठीक है। अब हमारे पास एंटीजन ए है तो हमारे पास कौन सी एंटीबॉडी हुई? बी एंटीबॉडी। हमारे पास बी था तो ए एंटीबॉडी हुई, ठीक है। अब अगर हमारे पास ए बी दोनों एंटीजन है तो इसके खिलाफ, इसका मतलब यही है कि जो कॉन्सेप्ट हमें पड़ा है दोनों ही एंटीबॉडीज हमारे पास मिसिंग होनी चाहिए वहां पे, ठीक है। अगर हमारे पास ओ है ब्लड ग्रुप तो हमारे पास उसके ऊपर दोनों ही एंटीजन नहीं होते, ना एंटीजन ए होता है ना एंटीजन बी होता है, तो हमारे पास इसके ऊपर एंटी ए एंटीबॉडी भी होती है और एंटी बी एंटीबॉडी भी होती है। इसकी भी समझ लगी है आपको? ये हमारे पास जो एंटीबॉडीज होती हैं ये हमारे पास कौन सी होती हैं? IgM एंटीबॉडीज होती हैं, ठीक है, इसको हम IgM एंटीबॉडीज भी कहते हैं। इसकी समझ लगी आपको? जी। अच्छा, अब आगे, अब हम ना ट्रांसफिन रिएक्शन करवाते हैं, वो किस तरह होता है, ठीक है। समझ लो जी, हमारे पास लेट्स सपोज डोनर जो था इसका ब्लड ग्रुप था बी, ठीक है। हमारे पास जो रेसिपिएंट है इसका ब्लड ग्रुप था ए, ठीक है, ठीक है। हमारे पास इसके खिलाफ कौन सी एंटीबॉडीज थी ब्लड ग्रुप बी के खिलाफ? हैव एंटी ए एंटीबॉडीज, ठीक है। इसके पास ही इट हैव एंटी
ए, सॉरी, एंटी बी एंटीबॉडी, ठीक है। ये चीज क्या आपको समझ लग गई? अच्छा, अब होता ये है, जब ब्लड ग्रुप बी जो था, उसने ब्लड ग्रुप अपना ब्लड डोनेट किया, किसको, ब्लड ग्रुप ए वाले पेशेंट को लग गया गलती से, ठीक है, मिसमैच ट्रांसफ्यूजन होगी, ठीक है। अब हमारे पास होता ये है इसमें, आपने एक और कॉन्सेप्ट यहाँ पे रखना है जेन में। वो कौन सा है कि हमारे पास जो डोनर्स की एंटीबॉडी है ना, ये कोई भी सिग्निफिकेंट रिएक्शन कभी भी प्रोवाइड नहीं करती। हमारे पास बेसिकली उसमें हीमोडाइल्यूशन हो रही होती है। ये कॉन्सेप्ट आपने जेन में रखना है, ठीक है। जी जी। हमारे पास इट इज ऑलवेज, ऑलवेज हमारे पास रेसिपिएंट की एंटीबॉडीज हैं, जो कि हमारे पास क्या करती हैं, विच अटैक्स एंड बाइंड विद डोनर एंटीजन, जिसकी वजह से हमारे पास क्या बनता है, एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स, ठीक है। अब ये आपको थोड़ा सा कोई चीज और भी रिमाइंड करा रही होगी। मैंने आपको कल एक चीज पढ़ाई है पहले वाले टॉपिक में, क्या उसमें ये क्या करवाती है, हमारे पास जब एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बनते थे तो क्या होता था। कल आपको मैंने टॉपिक पढ़ाया ये वाला, याद है किसी को? हमारे पास जैसे ही एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बनते हैं, हमारे पास एक एक ही चीज एक्टिव होती है, वो क्या होती है, इट विल एक्टिवेट्स, इट एक्टिवेट्स कॉम्प्लीमेंट सिस्टम, ठीक है। ये क्या एक्टिवेट करवा देता है, कॉम्प्लीमेंट सिस्टम को। आपको मैंने कल पढ़ाया था, उसमें हमारे पास एंड प्रोडक्ट क्या बनता है कॉम्प्लीमेंट सिस्टम में, किसी को याद है, जो एंड प्रोडक्ट आपको मैंने बताया था? C5 हाँ, B6 7 8 9। शाबाश, हमारे पास एंड प्रोडक्ट बनता था C5B6 7 8 और 9, ठीक है। ये हमारे पास था एंड प्रोडक्ट, इसको हमने एक और भी नाम दिया था, मेम्ब्रेन अटैक मैक कॉम्प्लेक्स, मैक का मैक नाम का। दिया, ठीक है। हमारे पास एक और इसमें हमने चीजें पढ़ी थी, जो हमारे पास कुछ कन्वर्टेज थे, उन दो दो थे हमारे पास, इनको हम इंटरमीडिएट्स का नाम देते हैं, ठीक है। ये हमारे पास कौन कौन से थे, एक था हमारे पास C3A, और एक था हमारे पास C5A। ये दो थे हमारे पास इंटरमीडिएट, जो आगे अगले वो उनको एक्टिव करवाते थे। इनको हम कन्वर्ट। यहाँ पे नाम देते हैं, ये हमारे पास एनाफाइलोटॉक्सिन है, ठीक है। ये हमारे पास बेसिकली एनाफिलेक्सिस कराते हैं, ठीक है। इसकी समझ लगी आपको? क्लास में ना 1.5 मिनट की रहेगी, दोबारा ज्वाइन कर लीजिएगा। ये हमारे पास है एनाफिलेटॉक्सिन्स, ठीक है। अब हमारे पास जो एंड प्रोडक्ट था उसका तो आपको मैंने कल फंक्शन बता दिया था। ये हमारे पास एक ड्रिल मशीन बन जाती है, इट ड्रिल्स होल्स इन लिपिड बाय लेयर ऑफ सेल मेम्ब्रेन ऑफ एंटीजन, मिसाल डोनर आरबीसी जो थे उनके खिलाफ, ठीक है। इसमें होल ड्रिल किए, और साथ ही हमारे पास क्या हुआ, हिमोलिसिस या हिमोलिटिक रिएक्शन हो गया, ठीक है। इसकी समझ लगी आपको? ये तो आपको मैंने कल ही पढ़ा दिया हुआ था उसमें, उस टॉपिक में। अब जो हमारे पास इंटरमीडिएट्स हैं, ये क्या करते हैं, हमारे पास ये क्या करते हैं, इट रिलीजेस वाइड स्प्रेड रिलीज ऑफ हिस्टामीन, ये अच्छी खासी हिस्टामीन को रिलीज कराते हैं, ठीक है। हिस्टामीन जो है हमारे पास करवाती है वाइड स्प्रेड
वेजोडाइलेशन। ठीक है। इसके साथ होता ही है हमारे पास कि वेजोडाइलेशन की वजह, ओके, हमारे पास जो इंटरमीडिएट्स हैं, ये हमारे पास दो थे, C3A और C5A। इनको हमने नाम दिया एनाफेलाटॉक्सिन। ठीक है। हमारे पास ये वाइड स्प्रेड रिलीज करते हैं क्या, हिस्टामीन। ठीक है। हिस्टामीन रिलीज करते हैं, इसके साथ होता ही है कि वाइड स्प्रेड करते हैं ये वेजोडाइलेशन। जहां जहां पे हिस्टामीन जाती है वहां वहां पे वेजोडाइलेशन हो जाती है। अब विजुअलाइजेशन जब होती है ना, हमारे पास जो हमारी जो एंडोथीलियल मेम्ब्रेन होती है, ठीक है, जो हमारे पास का ल्यूमन होता है, वो बढ़ जाता है बहुत ज्यादा विजुअलाइजेशन की वजह से। ठीक है। हमारा जो ब्लड है सारा वो सेंट्रल साइड पे आने के बजाय पेरिफ्रीज में चला जाता है। ठीक है। इसकी वजह से होता क्या है, हमारे पास पेरिफेरल कूलिंग ऑफ ब्लड, हमारा ब्लड सारा पेरिफेरल एरियाज में चला जाता है। ठीक है। जिसकी वजह से हमारे पास हमारा जो सर्कुलेटरी वॉल्यूम है इफेक्टिव, वो कम हो जाता है। ठीक है। ये बेसिकली अयोटा के अंदर कम होता है। इसकी वजह से हमारे पास जो वाइटल ऑर्गन्स हैं हमारे, उनकी सप्लाई जो है वो कम हो जाती है। डिक्रीज सप्लाई टू वाइटल ऑर्गन्स, जैसे कि कौन कौन सा, किडनी, हार्ट, स्प्लीन, लंग्स, ये सारे। ठीक है। इस इस कंडीशन को हम क्या नाम देते हैं, इस कंडीशन को हम नाम देते हैं एनाफाइलेक्टिक शॉक। ठीक है। ये हमारे पास एनाफिलेक्टिक शॉक कराता है। काम सारा खराब किया हिस्टामीन रिलीज ने। ठीक है। हमारे पास वेजोडाइलेशन हुई, पेरिफेरल एरियाज में सारा ब्लड चला गया। ठीक है। हमारे पास जो सर्कुलेटरी वॉल्यूम था इफेक्टिव अयोटा में, वो कम हो गया। हमारे पास सप्लाई जो थी वाइटल ऑर्गन्स की वो भी कम हुई, जिसकी वजह से पेशेंट चला गया किसमें, एनाफिलेक्टिक शॉक में। ठीक है। आपको समझ आ गई इस चीज की। अब यहाँ पे आपको मैं क्लिनिकल पॉइंट एक और बताता हूँ। ठीक है। क्लिनिकल पॉइंट यहाँ पे ये है कि कभी भी किसी पेशेंट को ब्लड ग्रुप, ब्लड के साथ या मिसमैच ट्रांसफ्यूजन के साथ या ब्लड लगाने के साथ कोई रिएक्शन होता है, हमारे पास एक ही इंजेक्शन है उसके लिए, जो कि बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है अर्ली स्टेजेस में। वो ये है इंजेक्शन एवल। ठीक है। एवल के नाम से इंजेक्शन आता है। ठीक है। ये फौरी हमारे जो रिएक्शन को कंट्रोल करवा देता है। ठीक है। फौरी हमारी इस रिएक्शन को न्यूट्रलाइज करवाता है, कंट्रोल करवाता है। ठीक है। इंजेक्शन एवल के नाम से कभी भी वार्ड्स में आपको बोलें कि ब्लड का रिएक्शन हो गया, तो आपके जहन में फौरन आना चाहिए एवल। एक साथ हम सोलोकोटिव लगाते हैं, हमारे साथ स्टीरॉयड लगाते हैं कि हमारी जो इम्यूनिटी है थोड़ी सी स्प्रेस हो जाए इसके साथ। ठीक है। ये हमारे वैसे क्लिनिकल पॉइंट था, मैंने कहा चलो आपको ये भी साथ बता देते हैं। उसके बाद आप यहाँ पे हम पढ़ते हैं कुछ कॉम्प्लिकेशंस। ठीक है। कौन कौन सी हमारे पास कॉम्प्लिकेशन आ सकती है ब्लड ट्रांसफ्यूजन के साथ। ठीक है। ये आपको जेन में होनी चाहिए। जैसे ही आप हाउस जॉब्स वगैरह या कभी बाद में अपनी प्रैक्टिस में कभी ब्लड लगवाएंगे ना किसी को, आपके जेन में ये कॉम्प्लिकेशन हमेशा होनी चाहिए कि मैं ब्लड लगा रहा हूँ या लगा रही हूँ, तो मेरे पास इस तरह की कॉम्प्लिकेशन आ सकती है पेशेंट को। ठीक है। सबसे पहली बात तो हमारे पास कौन सी कॉम्प्लिकेशन आएगी, ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन। ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन आता है। ये हमारे पास जो क्या करवाता था, एनाफिलेक्सिस। और अगर इसको कंट्रोल ना किया जाए तो इट विल किल्स द पेशेंट। ठीक है। ये पेशेंट को मार भी सकता है ये रिएक्शन। ठीक है। सेकंड हमारे पास इसमें आता है हिमोलिटिक रिएक्शन। ठीक है। ये आ गया हमारे पास। थर्ड पे हमारे पास कौन सा रिएक्शन आता है, सिंपल पायरेटिक रिएक्शन। पायरेक्सिया मतलब फीवर। ठीक है। तो हमारे पास पेशेंट को जब हम ब्लड लगाते हैं तो उसको ना हल्का फुल्का सा फीवर होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है। परेशान नहीं होना, होता ही किस वजह से है, हमारे पास जो डोनर ब्लड है उसमें कुछ उसके प्लाज्मा में कुछ पायरोजन सब्सटेंस होते हैं, जो फीवर कॉजिंग सब्सटेंस होते हैं। ठीक है।
हमारे पास पायरोजन्स होते हैं। ठीक है, वो जब हमारे पास हमारे पास रेसिपिएंट की बॉडी में आते हैं, ठीक है, तो फीवर कॉज करना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, डोनर ब्लड में होते हैं ये। एक ये हो गया हमारे पास। उसके बाद चौथे नंबर पे हमारे पास सेंसिटाइजेशन हो जाती है डब्ल्यूबीसी की और प्लेटलेट्स की। ठीक है, बार बार अगर ब्लड किसी को लगवाया जाए, ठीक है, अलग अलग बंदों का अगर उसको बार बार ब्लड लग रहा हो, ठीक है, ये होता किस वजह से है? रिपीटेड ब्लड ट्रांसफ्यूजन से। ठीक है, अगर बार बार ब्लड ट्रांसफ्यूजन की वजह से पेशेंट को ब्लड लग रहा हो अलग अलग बंदों का, ठीक है, तो उसमें होता ही है कि सेंसिटाइजेशन होती है डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स की। होता ही है कि हमारी अपनी बॉडी इन ही डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स को खाना शुरू हो जाती है। ठीक है, इस तरह भी होता है। उसके बाद एक रिएक्शन हमने पढ़ लिया, ट्रांसफ्यूजन की वजह से ये रिएक्शन आ सकते हैं। सेकंड पे हमारे पास कौन से रिएक्शन होते हैं? कुछ इन्फेक्शन। कभी आपने किसी को ब्लड लगता देखा ही होगा, उसमें हम कोई स्क्रीनिंग करवाते हैं कुछ कुछ चीज़ों की। मैंडेटरी स्क्रीनिंग तो हमारे पास होती है, जो डोनर होता है क्रॉस मैच के टाइम पे उसकी स्क्रीनिंग होती है। एक तो HIV की, एक होती है हेपेटाइटिस बी की, एक होती है हेपेटाइटिस सी की। ये तो मैंडेटरी स्क्रीनिंग होती है। आजकल साथ में एक और स्क्रीनिंग हो रही है सिफिलिस की। ठीक है, ये कुछ चीज़ें इनकी स्क्रीनिंग होती है। ठीक है, हेपेटाइटिस बी की, हेपेटाइटिस सी की और HIV की। ठीक है, हमारे पास साथ आजकल सिफिलिस की भी कर रहे हैं, ये भी इसमें लिख लेते हैं। और हमारे पास कुछ और बैक्टीरिया हैं जैसे साल्मोनेला। ये हमारे पास, इसका पूरा नाम है साल्मोनेला टाइफी। ये हमारे पास टाइफॉइड फीवर कॉज करता है। ठीक है, माइक्रोबायोलॉजी में बड़े अच्छे से पढ़ेंगे। मलेरिया की स्क्रीनिंग होती है। ये हमारे पास MP पैरासाइटिस में वो करवाते, उसका हम करवाते हैं स्लाइड, MP स्लाइड करवाते हैं मलेरिया को चेक करने के लिए। साइटोमेगालो वायरस की स्क्रीनिंग होती है। ठीक है, ये कुछ इन्फेक्शन की स्क्रीनिंग करवानी लाजमी चाहिए। अगर ना स्क्रीनिंग हुई हो तो जो पेशेंट है उसमें ये सारे के सारे इन्फेक्शन के चांसेस होते हैं। ठीक है, थर्ड नंबर पे हमारे पास कॉम्प्लिकेशन आ गई कोई मैकेनिकल। आपने लगाते हुए उसको कॉम्प्लिकेशन करवा दी, जैसे कि कौन कौन सी? आपने लगाते हुए उसको ट्रॉमा कर दिया। ठीक है, उसको कोई हेमरेज बन गया। ठीक है, या उसको आपने जब IV पास की तो उसकी जो वेन थी वो सूज गई, उसको हम नाम देते हैं थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस। पता है, अक्सर सुई गलत लगे तो उसमें वो ऊपर बम्प सा बन जाता है, बबल सा बन जाता है। इसको हम नाम हम्म। देते हैं थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस का। ठीक है, और अगर आपने ड्रिप सेट के साथ उसमें एयर भेज दी, ठीक है, तो इसमें चांस होता है पेशेंट को एयर एम्बोलिज्म का। ठीक है, जो कि हमारे पास लेटर ऑन स्ट्रोक या MI करा सकता है। ठीक है, उसके बाद एक कंडीशन आ गई हमारे पास, फ्लूइड ओवरलोड। ठीक है, बच्चा। सर ये जो टेस्ट नॉर्मल ब्लड टेस्ट होता है, तो उसमें जैसे ही वो ब्लड को निकालते हैं तो उसके बाद भी वहां पे एक हिमाटोमा सा बन जाता है, तो वो एयर वेसल वॉल की रप्चर होती है। मुझे समझ नहीं लगी आपके क्वेश्चन की, दोबारा बताना। नॉर्मली जैसे ही ब्लड को निकालते हैं जैसे ब्लड टेस्ट के लिए, हाँ, तो उसके बाद वहां पे एक नील सा पड़ जाता है। नील सा पड़ जाता है। वो बेसिकली होता ही है कि वहां पे थ्रोम्बस बन रहा होता है हमारे पास। ठीक है, इस वजह से उसको वो थ्रोम्बस जैसे ही ब्लड रुकता है हमारे पास, मैंने आपको पीछे सारे कोगुलेशन डिफेक्ट्स पढ़ाए हैं, आपको आइडिया तो हो ही गया होगा कि अगर हमारे पास कोई कोगुलेशन डिफेक्ट चल रहा हो पेशेंट में, तो इसको समझा, हमने समझा कि उसको इक्कीमोसिस को ऐसा रैश ऊपर आ गया। अगर नॉर्मली ब्लड निकालते हैं तो वो क्लॉट होने के बाद थोड़ा सा सूजता है, वो यही हमारे पास होता है कि वो उसको नीडल लगती है, तो हमारा इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन की वजह से थोड़ा सा रेडनेस हो जाती है वहां पे, और थोड़ा सा स्वेलिंग हो जाती है, इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन वहां पे आया होता है। ठीक है, तो हम इसको वो हेमाटोमा का नाम नहीं दे सकते। नहीं नहीं, हिमाटोमा इसको नहीं कहते। हिमाटोमा हमारे पास क्या होता है कि हमारे पास रेडिश सा हमारे पास वो बन जाता है, बबल सा बनता है, वो बिल्कुल रेड होता है, डार्क रेड कलर का, या हमारे पास वो ब्लू से कलर का बन जाता है। कभी आपने देखा होगा आपकी कभी किसी की उंगली वगैरह वो किसी चीज में आई हो तो वहां पे रेड सा वो क्लॉट सा बन जाता है ना, वो रेड कह रहा हूँ, ब्लू ब्लैक से कलर का वो बन जाता है, उसको हम नाम देते हैं हिमाटोमा का।
ठीक है। या हमारे पास ये आंखों पे कभी आपने मूवीज में देखा होगा, किसी ने उसको वो पंच किया आंख पे तो वहां पे उसका ब्लू से कलर का बन गया। ठीक है, उसको हम नाम देते हैं हिमाटोमा का। ठीक है। जी सर। हमारे पास ये हार्ट फेलियर के अंदर होता है फ्लूइड ओवरलोड बेसिकली, या किस में होता है, अगर बच्चा है छोटा उसमें आपने कुछ ml उसको ब्लड देना था उसकी बॉडी वेट के अकॉर्डिंग, ठीक है, आपने उसको पूरी बोतल चढ़ा दी। ठीक है, तो उस केस में फ्लूइड ओवरलोड में चला जाएगा। ठीक है, ये हार्ट फेलियर के पेशेंट के साथ ज्यादा कॉमन है। ठीक है, तो इसमें होता ये है, जैसे ही वो जाएगा फ्लूइड ओवरलोड में, हमारे पास एक इंजेक्शन है लासिक्स। ठीक है, क्या इंजेक्शन है? लासिक्स। ये मैजिक। हमारे पास लूप। और यूरिनेशन, हाँ। इंक्रीज यूरिन को करने के लिए। हाँ, ये हमारे पास डायूरेटिक होता है, इसका बेसिकली जो सॉल्ट नेम है वो होता है फिरोसिमाइड। ठीक है, ये हम देते हैं इंजेक्शन फिरोसिमाइड। ठीक है, 20 mg हम देते हैं इसको आईवी रूट से। पेशेंट जो है वो जब उसकी डाययूरेसिस होती है तो ये जो फ्लूइड ओवरलोड है उसका आहिस्ता आहिस्ता कम होना शुरू होता है, और ये आमतौर पे मिड ट्रांसिशन में लगा देना चाहिए। ठीक है। नंबर 5 हमारे पास एक होता है ट्रॉली। ठीक है, इसकी जो फुल फॉर्म है वो क्या है? ट्रांसफ्यूजन रिलेटेड एक्यूट लंग इंजरी। ठीक है, होता ही है हमारे पास जब एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन होता है, ठीक है, कॉम्प्लेक्स बनता है, इससे होता ही है, ये जो हमारे पास कॉम्प्लेक्स है ये जाके डैमेज करता है हमारी लंग वस्कुलेचर को। ठीक है, इसकी वजह से हमारे पास जब जो वो हमारी प्रोटीन्स है ना वो हमारी वस्कुलेचर से बाहर आना शुरू हो जाती हैं। ठीक है, इसको हम नाम देते हैं हाई प्रोटीन कंटेंट पल्मोनरी एडीमा। ठीक है, हमारे पास बेसिकली एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम में चला जाता है पेशेंट फौरी। ठीक है, फौरी वो डिस्ट्रेस में जाता है, उसकी सैट्स ड्रॉप करनी शुरू हो जाती हैं, हमने उसको फौरी ऑक्सीजन लगानी होती है, उसको हमने मैनेज करना होता है इस पेशेंट को। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे क्या होता है? हाई प्रोटीन कंटेंट पल्मोनरी एडीमा। उसके बाद हमारे पास आगे कुछ कोagulation डिफेक्ट्स, इस कोई ब्लीडिंग टेंडेंसी चल रही हो। ठीक है, मल्टीपल ब्लड ट्रांसफ्यूजन की वजह से जो हमारे पास क्लोटिंग फैक्टर्स हैं उनकी डेफिशिएंसी, क्योंकि क्लोटिंग फैक्टर्स की जो लाइफ होती है ना हमारे पास ये 7 से 72 घंटों की होती है। ठीक है, अगर हमारे पास कोई कहते हैं जब ये फ्रिज से खून लेने जाते हैं या ब्लड बैंक से खून लेने जाते हैं ना, तो वो कहते हैं कि 10 दिन पुराना है, 15 दिन पुराना है। उस केस में होता ही है हमारे पास वो जो ब्लड होता है ना उसके अंदर क्लोटिंग फैक्टर जो है वो खत्म हो चुके होते हैं, क्योंकि इनकी लाइफ कितनी होती है हमारे पास क्लोटिंग फैक्टर की? 7 to 72 आवर्स की। ठीक है, इनकी लाइफ होती है क्लोटिंग फैक्टर्स की। अगर इससे ज्यादा हो जाए तो हमारे पास अगर वही हम ब्लड लगाते जाएं, ठीक है, मल्टीपल ब्लड ट्रांसफ्यूजन करते जाएं, तो हमारे पास एक टाइम ऐसा आता है कि हमारे पास डेफिशिएंसी हो जाती है क्लोटिंग फैक्टर की। ठीक है, या इस तरह भी होता है कि हमारे पास जब खाली पैक्ड आरबीसी हम लगाते जाएं, ठीक है, उसमें क्लोटिंग फैक्टर इतने नहीं होते जिसकी वजह से हीमोडाइल्यूशन होती है, ब्लड अंदर मतलब आरबीसी का वॉल्यूम ज्यादा हो जाता है, तो हमारे पास क्लोटिंग फैक्टर की उस टाइम पे डेफिशिएंसी हो जाती है। ये हमारे पास कोagulation डिफेक्ट आ जाते हैं। ठीक है, ये थी हमारी सारी की सारी कॉम्प्लिकेशंस। ठीक है, दिस इज इट।